अब हम यहां पर बात करते हैं इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 24 घंटे के अंदर, वो है अमेरिका और इजराइल के बीच में अचानक दरार आ गई। जो दोनों शक्तियां थी जो हर तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर से लड़ते हुए लगातार इंटेलिजेंस शेयर करने से लेकर बम्बार्डमेंट करने तक सब कुछ कर रहे थे, अचानक से दरार क्यों आ गई? और ये दोनों देशों के अलायंस, यहां तक कि नाटो को किनारे कर दिया, नाटो को जो है इधर उधर कर दिया, दरार क्यों हो गई ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, गले में फंस गया है। वो स्टेटमेंट देने लगे क्यूबा इज नेक्स्ट, क्यूबा इज नेक्स्ट। अरे यहां से तो निकलो तब तो नेक्स्ट करोगे। और यहां पर बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो है महाशक्तियों उसको ट्रैप कर लिया कि तुम्हें निकलने नहीं देंगे बेटा यहां से। वो हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, नाटो को धमकी दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। कल देखिए फ्रांस के जनरल ने सीधे बोल दिया, अरे क्यों हम जाएं ईरान? बोले आज ईरान में जाना नाटो का मतलब हो गया कि टाइटैनिक का टिकट खरीदना, जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा के टूटने वाला है, टकरा चुका है। अब आपसे कोई कहे कि टाइटैनिक का टिकट ले लो भैया, जाओ घूम के आओ। बोले जहाज अब जो है आइसबर्ग से टकरा गया, टूट जाएगा, थोड़ी देर में डूब जाएगा, हम क्यों टिकट ले? तो ऐसी बातें नाटो के देश कर रहे हैं, सहयोगी देश कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कोई साथ देने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के लिए अमेरिका विलन बन चुका है, क्योंकि दुनिया भर की जो है ऑयल सप्लाई बर्बाद हो रही है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, और कई देश जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था वो भी अब अमेरिका को कह रहे हैं कि जो ग्लोबल पावर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल पावर्स होती हैं। क्या अमेरिका रिस्पॉन्सिबल पावर है? अपने लिए पूरी दुनिया को फंसा के बर्बाद करके बैठा हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है बर्बाद कर दिया। और हो सकता है जो अमेरिका की ग्लोबल सुपर पावर, ग्लोबलाइजेशन की पावर है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगे। दुनिया को समझ में आ जाएगा कि इस तरह की सप्लाई चेन का हिस्सा बने रहना बहुत खतरे से खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहते हैं। दिस इज द रिफ्ट, क्योंकि इसके लिए था, आया, रिजीम चेंज किया, ऑयल इसको चाहिए, सारी चीजें इसको चाहिए, और भी बड़े गेम है इसमें, इसको वो चीज चाहिए था। लेकिन नेतन्याहू के लिए ये वॉर जो है इजराइल के वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है कि ईरान अगर रह गया तो इजराइल को वो खत्म करने के लिए रात दिन कोशिश करेगा। राइट, नेतन्याहू का तर्क है कि जैसे दबाव हटेगा ईरान फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, और उसका पहला टारगेट ही, अब तो थोड़ी सी जो इज्जत थी खमैनी के रहने पे, जो पर्दा था वो पर्दा भी हट गया। IRGC कहां क्या कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, कहां पे वो हाइड आउट है, कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास मिसाइल से, कुछ नहीं पता। आज तेल अवीव की जो हालत है वो देखने लायक हो गई है। तो अब ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है। सीधी सी बात है कि नेतन्याहू ने कहा कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये एग्जिस्टेंस का मैटर है। यहीं पर वो पॉइंट है कि जहां रशिया एंट्री कर रहा है कि हम आते हैं, बातचीत कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा तुम आओ। भारत ने एंट्री क्यों नहीं की? क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक हम ये न्यूक्लियर सेटअप इसका डिसआर्म ना कर दें। और इजराइल और भारत की बड़ी करीबी दोस्ती रही है, मजबूरी भी हमारी कि हमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंटेलिजेंस, सब कुछ इजराइल से चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इजराइल पीछे नहीं हट रहा है और भारत समझौता कराने आगे नहीं आ रहा है। यह बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल ये बात निकल कर आएगी। रशिया इसमें आगे बनकर आगे आ गया कि पहले उलझाया, अब सुलझाने के मामले में दुनिया का लीडर उसे बनना था, बहुत लंबी तैयारियां की थी और वो दुनिया का लीडर बनने के मौका मिल गया, उसको थाली में परोस के मजे कर रहा है। तो अब ये साझा युद्ध नहीं रहा, दोनों नेताओं के जियोपॉलिटिकली लक्ष्य बिल्कुल अलग अलग है। इजराइल को अपना एग्जिस्टेंस संभालना है और अमेरिका को कैसे भी यहां से निकलना है। वो बॉडी बैग्स नहीं चाहता, इलेक्शन उसके सर पर आ चुके हैं, वो जानता है कि अब बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ चुकी है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ईरान की वायुसेना बहुत कमजोर, लगातार डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पे ट्वीट कि हमने खत्म कर दिया, हमने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं इनके पास, ना कोई सोफिस्टिकेटेड रडार है, ना ये है ना वो है। फिर कैसे अमेरिका को फंसा लिया? याद होगा कुछ दिन पहले मैंने क्लास ली थी तो वहां पर आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि स्टील श्रेणी का विमान है, ऐसे पेंट है जिसको रडार पे नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन क्या किया रशिया और चाइना ने, इसको कुछ कोडिंग ऐसी दी कि जब वो जहाज उड़ता है, याद करेगा पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने उसके जो थर्मल फुटप्रिंट्स हैं उसको डिकोड कर लिया कि कोई बात नहीं तुम रडार पे नहीं दिखाई पड़ा लेकिन तुम्हारा थर्मल डिकोडिंग, उसका पैटर्न पकड़ लिया था।
एक हफ्ते पहले की क्लास मैंने आपको यह बात कही थी कि थर्मल उसका फुटप्रिंट की डिकोडिंग कर ली, और वो डाटा ईरान उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन रशिया और चाइना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों ने कैलकुलेट किया, इंफॉर्मेशन पहुंचा ईरान को, और ईरान भी अपने कन्वेंशनल वेपन की जगह छुपे हुए ऐसे वेपन्स जो सिर्फ और सिर्फ एयर टारगेट्स को हिट कर सकते, उनका प्रयोग कर लिया। और ऐसे टारगेट जिसको अमेरिका नहीं पहचान पा रहा है कि वो कहां छुपाए गए। तो अब वो चीज आपके सामने एक हफ्ते पहले पढ़ाई थी कि ये होने जा रहा है, और वो हो गया। अमेरिका का मानना था कि हवाई प्रभुत्व यानी एयर सुपीरियर 100% है, वो उसको कोई डोमिनेंस, उसका इतना डोमिनेंस है कोई उसको हिट नहीं कर सकता, 100% वो माई बाप है। ये गया, वो बर्बाद किया, वापस आ गया। लेकिन ईरान ने पारंपरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पे, यानी इसे सैम कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसको कम कर दिया और तरीका चेंज किया। जब चाइना और रशिया ने इसको थर्मल फुटप्रिंट दे दिया, वो जहाज जो रडार पे दिखता ही नहीं है, जो स्टील है, उसके थर्मल फुटप्रिंट क्रैक कर लिए, कोड निकाल लिया, इसको दे दिया और बोला एक काम करो, मैन पैड्स का यूज करो, यानी छुपी हुई पहाड़ियों में, जमीन के नीचे, रेत के नीचे, ठीक है, सडनली वो निकलती हैं, तो पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का उपयोग बढ़ा दो। अब ये छुपी हुई है सडनली पहाड़ी के नीचे, रेत के नीचे जो है छुपा के, और ये उस थर्मल फुटप्रिंट को पकड़ रही हैं बाकायदा। वो उड़ रहा है, रडार पे नहीं पकड़ा रहा है, लेकिन थर्मल फुटप्रिंट इसके पास है, छुपी हुई एयरक्राफ्ट्स हैं, मैन पैड्स का उपयोग करके उड़ा दिया, खत्म। और अमेरिका, आश्चर्य बात वो नहीं है, पूरी दुनिया को वो बेचता है, अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को बेचता है, और बेचता भी क्या है, बंधक बना के बेचता है, मुंह मांगे दाम पर बेचता है। कौन पूछेगा इसको? पूछा जाएगा क्या है भाई साहब ये आपका, ये उड़ा दिया, इसके तो थर्मल फुटप्रिंट लीक हो गए। लॉकहीड मार्टिन के माथे पर पसीना है, अमेरिका के प्रभुत्व पे जो हथियार बेचने का प्रभुत्व था, ऐसी की तैसी। क्या बात कर रहे हैं? कौन घुसेगा? रशिया घुसेगा इस मार्केट में, कौन घुसेगा? चाइना घुसेगा इस मार्केट में, देखते जाइए। तो विशाल सेना में छोटे और घातक हथियारों को खोजना लगभग असंभव है, छुपा छुपा के रखा है इनको अपनी इस पूरी ज्योग्राफी में। देख रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी में ध्यान से देखिए, ये एयर सुपीरियरिटी जोन था इसका, अरे हम जाएंगे मार के चले आएंगे, ये छुपा के देखिए पहाड़ियों में कैसे रखा, और सडनली ये उड़ रहे हैं, और सडनली यहां से निकल के खटाक हिट। और रशिया चाइना ने इसके थर्मल फुटप्रिंट पकड़ा दिए, बोले अच्छा ये कोई बात नहीं, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी पे आपने पेंट लगा दिए, रडार पे पकड़ नहीं आ रहा। भाई साहब ये जहां से जाएगा गर्मी पैदा कर रहा है ना, वो कोडिंग हम आपको दे रहे हैं। और उस कोडिंग करके बोले मिसाइल का यूज मत करो, क्योंकि यहां से क्या होगा, वो थर्मल फ्लेयर छोड़ देंगे, मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी, मिसाइल इधर उधर चली जाएगी और हिट हो जाएगी। देखा आपने, नहीं पकड़ पा रहे, ये बहुत तेज उड़ते हैं। तो एक काम करो, तुम मैन पैड्स का उपयोग करो, छोटी छोटी जगहों से उड़े, चलो बेटा उड़ते रहो, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन करके, और छोटे छोटे मैन पैड से उड़ा दो। उड़ा दिया, उड़ा दिया। ये जब गए एयर स्पेस में, देखो उड़ाया, खत्म किया इसको। तो अब इस कठिन ज्योग्राफी को अमेरिका समझ नहीं पाया कि पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज कर दी। एक क्वेश्चन आपके लिए कि क्या तकनीक की सर्वोच्चता हमेशा जमीनी वास्तविकता को हरा सकती है? आप टेक्नोलॉजी में सुपीरियर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है। अमेरिका लगता है अफगानिस्तान से कुछ सीखा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में कभी जीता नहीं, भागा था वहां से छोड़ के। ये अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं,